स्वागत है आप सभी का डेली बाइट्स के सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन में। पार्ट 5 जो सेक्शन होता है जिसमें लैंग्वेज 2 के तौर पे यदि आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को देखोगे एग्जाम में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 देखने को मिलेगा और ये पेपर 1 मार्च 2026 को कंडक्ट हुआ है। एक बार हम लोग पेपर देख लेते हैं कि कौन से पेपर का मैं बात कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो पेपर है 1 मार्च को कंडक्ट हुआ है, ये रहा। इसमें जो सीडीपी वाला सेक्शन है और फिर आप मूव करोगे सीडीपी के बाद 30 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं। देन आप देखोगे मैथ्स एंड साइंस के पार्ट 2 में आपको देखने को मिल रहे हैं। देन आप मूव करोगे जैसे जैसे आपको पार्ट 5 पे पहुंचना है इस क्वेश्चन पेपर में। पार्ट 5 अप्रोक्स 54 पेज नंबर से स्टार्ट होगा। यस, यहाँ है पार्ट 5, आप देख सकते हो। इसी पेपर का पार्ट 5 लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है तो आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल रहा है। पैसेज बेसिकली 2 पैसेज है। देन पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हिंदी के पेडागोजी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, हिंदी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन है इसे मैं डिस्कस करूंगी। टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें कि पहला जो 15 होता है वो कंटेंट पार्ट का होता है और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजिकल पार्ट का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर ये दोनों मिलाकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पेडागोजी का अकेले 15 मार्क्स का। जैसा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है 121 टू 127 के लिए सिमिलर है। एक पैसेज दिया गया है, इसमें 4 पैराग्राफ है। इसको मैंने समराइज कर दिया है बेसिकली, और लंबे लंबे पैराग्राफ थे। आप इसे एक बार स्क्रीन पॉज करके रीड करो, ठीक है, कि ये किस चीज से रिलेटेड है। आपने रीड किया होगा तो आप पाए होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और G20 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमार्केबल चेंज है एरा में, जो कि बेसिकली जो G20 बाली लीडर डिक्लेरेशन था उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। From economy to sustainability, all world looped in the strings of digital innovation. डिजिटल इनोवेशन के अंदर कहीं ना कहीं सारी जो डेवलपमेंट वाली चीजें हैं आपस में कोलिंग करेगी और आगे डेवलप होगी। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। सेम इसी तरीके से आप देखो, इसमें रीड करो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे हैं और G20 के जो बाली लीडर डिक्लेरेशन है उस पे बेस्ड है ये आपका जो पैसेज है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 121 में लिखा हुआ है एजर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नीड टू डिजाइन क्लियर पॉलिसीज टू क्रिएट एन enabling inclusion and non-discriminated digital economy। और रीजन में लिख रखा पेंडेमिक एंड प्रमोटेड द यूजेस ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम एंड डिजिटल इकोनॉमी। तो क्या हमें ये देखना है कि क्या दोनों करेक्ट है, दोनों में से कोई एक फॉल्स है, या फिर दोनों करेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली देखिए दोनों ही बात करेक्ट है। दोनों के बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह की पॉलिसी लानी है जो एनेबल करता है, इंक्लूजन करता है और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये एक ऐसा बेसिकली द पेंडेमिक प्रमोटेड यूजेस ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम, जो पेंडेमिक है वो प्रमोट करता है इकोसिस्टम के, बेसिकली डिजिटल इकोसिस्टम के यूज को लेकर। ओके, तो कहीं ना कहीं दोनों ही करेक्ट है और दोनों जो आर है यानी कि जो रीजन है वो एजर्शन पे बेस्ड है। नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प इन सॉल्विंग द मेजर चैलेंजेस ऑफ, अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है तो क्या सॉल्व हो जाएगा, पॉवर्टी सॉल्व हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, प्राइस सर्ज हो जाएगा, पेपरलेस ग्रीन ऑफिसेस। अब देखिए आपको अपने मन से यदि कुछ लग रहा है तो वो आंसर नहीं करना, आप पैराग्राफ में ढूंढोगे। पैराग्राफ में बात किया गया है पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड पेपरलेस ग्रीन ऑफिसेस के बारे में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी एंड डी। अब यहाँ पे कुछ अगेन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या है, सक्सेस जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये डिपेंड करता है हाई क्वालिटी डिजिटल कनेक्टिविटी। एकदम करेक्ट बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डिजिटल कनेक्टिविटी पे ही तो बेस्ड है और वो जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। ओके,
इसके बाद बी ऑप्शन में क्या लिख रखा है, ऑनलाइन इन्वायरमेंट नीड टू बी सेफ एंड सिक्योर। जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट है वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए। अब बताइए दोनों बात करेक्ट है कि नहीं है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हाई कनेक्टिविटी रहेगी तो हाईली डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, और अगर सेफ एंड सिक्योर रहेगा तो बेहतर है, अगर नहीं रहेगा तो लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर रेजिस्टिव होंगे, इसलिए सेफ एंड सिक्योर होना बहुत जरूरी है। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ 3 में फॉस्टर यूज किया गया है। फॉस्टर का सिंपल आप यूजुअली भी जानते होंगे, इसका मतलब होता है इनकरेज करना, बेसिकली आगे बढ़ाना। ठीक है, और बाकी के जो 3 शब्द है उसका क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पॉज करके। ना, यहाँ पे अगेन ए और बी ऑप्शन है, उसे रीड करना है और बताना है क्या सही है क्या गलत है। G20 जो है इनहेंस करता है इंगेजमेंट, बेसिकली एक तरीके का ग्लोबल इनोवेशन बिल्डर का, स्टार्टअप का। क्या वो इस तरह के इंगेजमेंट्स को डेवलप करता है? या फिर ऑप्शन बी है, G20 जो है लॉन्चिंग पैड फॉर डिजिटल इकोनॉमी। अब बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अगेन दोनों करेक्ट है। आप देखोगे तो पैराग्राफ 4 में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज किया गया है। जैसे कि क्या यूज किया गया है, टू इनहेंस इंक्रीजमेंट अमंग ग्लोबल इनोवेशन बिल्डर्स एंड ड्राइवर्स सच एज स्टार्टअप वेंचर्स कैपिटलिटी सॉरी कैपिटलिस्ट एंड कॉरपोरेशंस। और ऑप्शन बी जो है वो भी यूज किया गया है डायरेक्टली। द मेन आइडिया वाज टू एस्टेब्लिश द G20 डीन एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर डिजिटल इकोनॉमी। नाउ 126 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जब पूरा रीड करोगे सेंटेंस को जो नीचे लिखा है, फ्रॉम इकोनॉमी टू सस्टेनेबिलिटी ऑल वर्ल्ड लूप्ड इन द स्ट्रिंग ऑफ डिजिटल इनोवेशन। ये जो ऑफ है वो क्या है, बहुत इजी। क्या है ऑफ? प्रीपोजिशन है ना? प्रीपोजिशन यहाँ पे बेसिकली है। ठीक है, अच्छा प्रीपोजिशन क्या होता है, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से देख सकता है। प्रीपोजिशन बेसिकली लिंक करता है नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। नाउ 127 में पूछ रहा है, पैराग्राफ 2 के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस अगेन बहुत इजी शब्द पूछा है, आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब होता है। नाउ अब सेकेंड पैराग्राफ है, जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 128 टू 135 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप डिस्कस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। जब आप इसे रीड करोगे स्क्रीन पॉज करके तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जापानीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनफैक्ट आप इसे रीड करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जापान अगर किसी दूसरे कंट्री से कंपैरिजन अपना कर रहा है तो किस आधार पे कर रहा है, और वो किस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बार आप इसे रीड जरूर करना, देन हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है पैसेज, जैसा कि मैंने कहा ये जापान के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहा है। तो जापानीज इंटरप्राइजेस, इनोवेटिव जापानीज इंटरप्राइजेस के बारे में बातें हो रही है। यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हो कि कहाँ से एग्जैक्ट ये पैसेज के किस वाले पैराग्राफ से आया है। ओके, नाउ जो जापानीज बिजनेस है उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, यानी कि किस आधार पे बिजनेस किया जाता है। गुड सर्विस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा से अच्छा सर्विस और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। मास प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट, दाम कम रखना है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट कंट्रोल बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। देखिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जापान में, ये तो एकदम रॉन्ग है। ठीक है, लो कॉस्ट एंड मास प्रोडक्शन, इसकी भी रिक्वायरमेंट जापान में नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा, जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है ना वहां मास प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट पे फोकस किया जाता है, अगर कंट्री रिच ना हो तो। ठीक है, देन डिमांड एंड सप्लाई नॉर्मल बिजनेस का एक तरीके से काम करने का तरीका है। तो जापान का अलग क्या है, जापान का अलग है कि वो अच्छा सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा पैराग्राफ के अंदर। जो जापानीज फर्म होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, डूइंग मोस्ट ऑफ द लिटिल थिंग्स राइट, छोटी से छोटी चीज सही तरीके से करना, नई चीजों को करना, या फिर जो भी चीज कर रहे हैं उनको सही ही करना, या फिर
डूइंग ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट, ये तो देखने में ही रॉन्ग लग रहा है। अगर आप जापान के बारे में थोड़ा भी जानते होगे तो जापान कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, नया चीज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप कर रहे हो ना वो बेहतर से बेहतर करो, ठीक है। छोटी से छोटी बारीकी पे आप ध्यान दो, तो जापान वही करता है। तो क्या होगा आंसर, छोटी से छोटी चीज सही तरीके से करना, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे 3 है। देखिए, बेसिकली क्या हुआ है, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डूइंग ऑल द लिटिल थिंग्स राइट ऑप्शन नंबर 3 में आ गया है, जबकि यहाँ पे 1 में। तो आप देख लेना, ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, छोटी से छोटी चीज सही तरीके से करना, ठीक है। इसको आप देख लोगे, पैसेज में भी ये बात क्लियरली लिखा है कि जापान छोटी से छोटी चीज सही तरीके से करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये डायरेक्टली कोट किया गया है कि जापान जो है ऑल द राइट थिंग्स राइट, ठीक है, सॉरी ऑल द लिटिल थिंग्स राइट करना चाहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इन कंपटीशन विथ अदर कंट्रीज। जापान का जो भी प्रोडक्ट है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में क्यों नहीं है, किस बेसिस पे, ठीक है। मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट मॉडल, या फिर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, हाई प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट एंड वॉल्यूम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट एंड वॉल्यूम। क्लियरली ये भी मेंशन है, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ऑल दो जापानीज प्रोडक्ट कैन नॉट रिमेन कॉम्पिटिटिव रिगार्डिंग कॉस्ट एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन है पैराग्राफ में, आप अगेन एक बार देखो, मैंने इसीलिए कहा था कि आप रीड कर लो तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। ओके, नाउ ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लूमिंग बहुत ही इजी शब्द है, ब्लूम मीन्स क्या होता है, बढ़ना, तो क्या हो गया, ग्रो करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। कुछ ये सब क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिसके लिए आपको पैराग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो। नाउ अगेन, थ्राइविंग का मतलब क्या होता है, ओके, थ्राइविंग है क्या, एडवर्ब है, वर्ब है, विरंड है, नाउन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, थ्राइविंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एजर्शन और बेसिकली एजर्शन रीजन, ये दो हैं, आपको इसको रीड करना है, बताना है क्या सही है गलत है कनेक्टेड है। तो पहला क्या है, जो फर्म्स होते हैं आर यूटिलाइज एन एजाइल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन बी है अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर हैव शिफ्टेड टू नीचे फील्ड। क्या होगा इसका आंसर, दोनों ही करेक्ट है और दोनों जो है आपस में एक दूसरे पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बोथ आर करेक्ट और ये क्लियरली मेंशन है। जो पैराग्राफ आप देखोगे वहां पे ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे उसकी समरी समझोगे तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड, इसके बाद हम लोग पैडागोजिकल क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे बता रहा है क्या क्रूशियल नहीं है अगर हम लोग बात करते हैं फर्म के सक्सेस के लिए, एडेप्टेबिलिटी, मास प्रोडक्शन, चेंज इन फोकस ऑफ प्रोडक्शन, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन और न्यू ऑफरिंग, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ए बी ई, यानी कि बेसिकली एडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मास प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ना ही न्यू ऑफरिंग। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप फर्म का सक्सेस चाहते हो तो आपको क्या नहीं जरूरत है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये देखें यदि क्या जरूरत है, तो फोकस करना है अपने प्रोडक्ट के चेंज पे और क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन पे, ये दोनों बात करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। तो आंसर ए बी और ई हो गया। नाउ पेडागोजिकल क्वेश्चन, पेडागोजी क्या होती है आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी। तो बेसिकली आप क्लास में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी आप पेडागोजी कर रहे हो, जैसे कि मैं इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लास में कैसे पढ़ाने वाले हो। तो एज ए टीचर, हाँ, आप प्रेफर कर रहे हो ऑडियो विजुअल एड, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज अपने पढ़ाने के दौरान। इससे आप क्या करना चाह रहे हो, आप बेसिकली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को एक्टिव करना चाह रहे हो। बिकॉज एक बच्चा अगर ऑडियो विजुअल और फिजिकल एक्टिविटी तीनों ही चीज करता है ना, तो बच्चा पूरा का पूरा, बच्चे का ध्यान, ब्रेन, उनका मोटर स्किल सब कुछ कहाँ एक्टिव है, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या आप कर रहे हो, एज अ टीचर आप बच्चे के मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को डेवलप कर रहे हो सीखने के लिए। नेक्स्ट, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, बच्चे के नोटबुक की तरफ देख रहे हो पेज पलट कर, और आपने वहां पे फीडबैक दिया, बेसिकली रिमार्क दिया। तो रिमार्क क्या है, फीडबैक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ
जो गुड स्पीकर्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है। अच्छा अगर कोई बोलता है तो उसका क्या मतलब है, वो जल्दी जल्दी बोल सकता है, जल्दी जल्दी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकता है, फ्रेजेस फॉर्म कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, बोलने के लिए समझ, देखिए समझ तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर हो तो स्पीकर से कौन सा कनेक्टेड है, अंडरस्टैंडिंग नो। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट करोगे तो आप अच्छे स्पीकर नहीं होगे, आपको ट्रांसलेट करने में ही टाइम चला जाएगा। क्विक एनालिसिस भी नहीं। पैराफ्रेजिंग, आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रहे हो, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो क्लैरिटी के साथ किसी के भी सामने, तो पैराफ्रेजिंग इज द करेक्ट आंसर। नाउ राकेश नाम का एक बच्चा है जो वो हमेशा टेंसेस में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, एरर कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप उसे डांटोगे, आप उसे रूल्स 10 बार लिख कर आने बोलोगे, आप उसे कहोगे बेसिकली जो रूल है ग्रामर के उसको एक्सप्लेन करोगे, या फिर आप उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए एग्जाम्पल बेसिकली समझाओगे, एग्जाम्पल वगैरह देके। ठीक है, क्लास पूरे क्लास से आप बेसिकली राकेश का ध्यान खींचोगे और उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताओगे। तो देखिए ये कितना बेसिक क्वेश्चन है। हमेशा मैं बताती हूँ जब भी आप क्लास वगैरह करते होगे अगर डेली वाइज से, हमेशा मैं ये बोलती हूँ क्लासरूम है ना हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड ही होगा। आप स्टूडेंट को डांट दोगे तो क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड कहाँ हुआ, आपने उसे डांट दिया, अरे उसे नहीं आ रहा उसे सिखाओ। आप उसे रूल्स 10 बार लिख कर आने बोल रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, वो सीखा कहाँ, कॉपी करना इजी है। आप उसे रूल एक्सप्लेन कर दोगे, नहीं आप उसको रियल लाइफ से लिंक करो, है ना। उसको जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझाओगे उतना ज्यादा बेहतर ढंग से वो समझेगा। नाउ अगर आप कोई टीचिंग एड को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या रेलेवेंट नहीं है, बेसिकली स्पेसिफिक एजुकेशन वैल्यू का नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, एकदम चाइल्ड सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए ही हम लोग यूज करते हैं टीचिंग एड, है ना। सिंपल हो, एकदम सही बात है, सिंपल और इजी हो, और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वही हो। तो ये जो नॉट लगा दिया ना इसलिए गड़बड़ हो गया, अगर इस एजुकेशनल वैल्यू का होगा ही नहीं तो जरूरत ही क्यों है टीचिंग एड की। तो ये रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। नाउ इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं है ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है हम लोग नहीं को इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं रिलेटेड है, इमरजेंट लिटरेसी। इमरजेंट लिटरेसी का मतलब हुआ बेसिक जो स्टार्टिंग की लिटरेसी होती है ना उससे रिलेटेड। तो टेकिंग नोट, लिखना, लिखना क्या बेसिक है, या फिर बेसिक अल्फाबेट, एकदम सही बात है, अल्फाबेट का नॉलेज होना, अर्ली फोनीम का अवेयरनेस होना, प्रिंट कैरी मीनिंग, कोई भी चीजें जो हैं प्रिंटेड है वो मीनिंग कैरी कर रही है ये बताना। तो क्या होगा इसमें, नोट जो आप ले रहे हो उसकी बेसिक लिटरेसी में रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप ऐसे रिलेट करो, अगर प्राइमरी 1 2 3 4 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो लिखवाना ज्यादा जरूरी है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोलने पर अल्फाबेट का, फोनीम का, और जो चीजें लिखी है किताबों में है उसका मतलब बताना इम्पोर्टेंट है। तो आपको सीधा आंसर समझ आ जाएगा। नाउ अगर आप किसी स्कूल में हो, एक बच्चा नया डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली एबल मतलब डिसेबल्ड बच्चे आता है स्कूल, तो टीचर किस तरीके से इंक्लूजन एजुकेशन को लेगा। पहला क्या लिखा है, ओह इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ये जो सुन नहीं सकता बेसिकली, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, ओह हाउ विल सच चिल्ड्रन मिक्स विथ अदर। अब आप एज अ टीचर सोच रहे हो इसको बाकी के साथ कैसे मिक्स करेंगे, जबकि यहाँ बात किसकी हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ओ इसको तो सेपरेट सेक्शन देना पड़ेगा। और सेकंड क्या कह रहा है, वो गुड अपॉर्चुनिटी, मुझे मतलब टीचर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मान रहा है कि मुझे इस डिसेबल स्टूडेंट को बाकी के साथ पढ़ाने को मिलेगा, इसको हेल्प करने का मौका मिलेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप एज अ टीचर अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप पहले ही कह रहे हो अरे इसको कैसे पढ़ाऊंगा, अरे ये सुन नहीं सकता, अरे इसको अलग से पढ़ाना होगा, तो आप अपने प्रॉब्लम्स गिना रहे हो। और टीचर सेंटर्ड चीजें नहीं चलती है, टीचर को क्या प्रॉब्लम है इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए क्या बेहतर है उस पे ध्यान है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आप एज अ अपॉर्चुनिटीज को लो कि मैं कैसे उसे सिखा सकता हूँ, कैसे बेहतर से बेहतर उसे चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ और इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता हूँ।
यू लव टू हैव क्लास डिस्कोर्स बिकॉज इट, कह रहा है क्लास डिस्कोर्स का मतलब बेसिकली आप समझो डिस्कशन की बात हो रही है, डिस्कशन इंटरेक्शन है ना, ये क्यों अच्छा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, आप ऑप्शंस देखोगे आंसर समझ आ जाएगा। ये टीचर को पावर देता है, नो, यहाँ डिस्कशन चल रहा है तो किसको पावर दे रहा है, स्टूडेंट को, है ना। हार्डली प्रॉम्प्ट टू लर्नर टू थिंक, लर्नर को थिंक करने का टाइम नहीं है, नो, डिस्कशन है तो ऑफकोर्स लर्नर थिंक करेंगे, है ना। डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेन रॉन्ग, यहाँ पे लर्नर ही एक्टिव है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लैरिटी आती है, डिस्टिंक्टिवनेस आती है उनके स्पीच के अंदर, और कहीं ना कहीं इंग्लिश पेडागोजी है तो स्पीच हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। वाइगॉट्स्की और प्याजे की थ्योरी में क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, आपने पढ़ा होगा सीडीपी के अंदर, वाइगॉट्स्की और प्याजे दोनों में लैंग्वेज और थॉट को लेकर उनके जो रिलेशन है उसको लेकर बेसिकली डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखिए प्याजे क्या कहते हैं, थॉट जो है वो प्रोसीड करता है लैंग्वेज को, ठीक है, और वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज और थॉट जो है इनिशियली सेपरेट होता है लेकिन बाद में मर्ज हो जाता है। ठीक है, नाउ इसमें बताना है हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेटिव है, बेसिकली कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं मेमोराइजिंग द रूल ऑफ ग्रामर। अब जब कम्युनिकेशन है तो रूल याद करके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, अभी बातें करनी है ना। स्किल ऑफ राइटिंग, राइटिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, मीनिंग, मीनिंग जितना बेहतर समझेंगे उतना ज्यादा कम्युनिकेटिव स्किल आपका बेहतर होगा। एक स्पीकर है, इनमें से कौन सा बेसिकली स्पीकर है जो कि कोड मिक्सिंग करेगा। कोड मिक्सिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना, या फिर बेसिकली एक पर्सन है जो कि दो लैंग्वेज यूज कर सकता है, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर करके यूज करता है, कभी ये कभी ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक सत्यवीर है जो मोनोलिंगुअल है, मोनो यानी कि एक लैंग्वेज जान रहा है, तो ये तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे कोड मिक्सिंग है तो दो लैंग्वेज जाना होगा। यहाँ पे भी अर्पिता है, ये भी एक ही लैंग्वेज जान रही है। ठीक है, अब क्या है, गर्व है एक बाइलिंगुअल यानी कि दो लैंग्वेज जानने वाला बच्चा है, और मीरा है जो कि दो लैंग्वेज जानने वाली एडल्ट है। तो कौन मिक्स करेगा, जिसको सेपरेट तौर पे बहुत क्लैरिटी के साथ अभी लैंग्वेज की समझ नहीं हुई है, वही ना मिक्स करेगा, यानी कि एक बच्चा मिक्स करेगा ना कि एक एडल्ट। ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से ये आंसर हुआ कि वो दो लैंग्वेज जानने वाला बच्चा मिक्स कर देगा। ठीक है, नाउ मंदाकिनी है जो कि क्लास 4 की बच्ची है, वो कई बार मिस्टेक कर देती है टेंस को यूज करने में, तो हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। जो मंदाकिनी है उसको कहेंगे कि मेमोराइज कर लो रूल, याद करने से रूल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 10 बार लिख के आओ नोटबुक में, अगेन रॉन्ग। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनिंग और राइटिंग रूल ऑफ ग्रामर, अगेन वही बात, आपको बच्चे को क्या करना है, रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है टेंस के साथ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गिविंग हर रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल्स वेयर शी कैन यूज टेंसेज। नाउ 148 नंबर का क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू कंडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इफेक्टिवली। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यदि आप करवा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रकार से बच्चों का थॉट हो, ठीक है, डाइवर्जेंट हो। ठीक है, आ, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, डाइवर्जेंट को बता रहा है, ये रहा, इनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि डाइवर्जेंट होगा ना तो क्या होगा, कई तरह के आंसर आएंगे, कई तरह के पॉइंट्स बच्चों के माइंड में आएंगे, बच्चे ज्यादा बेहतर ढंग से सोचेंगे समझेंगे, इसीलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूरी होती है। एक लिसनर है जो लिसन कर रहा है, आइडिया को प्रेडिक्ट कर रहा है, ड्राइंग इन इन्फेरेंसेस कर रहा है, समराइज कर रहा है, बेसिकली हर चीज कर पा रहा है। ठीक है, तो वो किस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी है, मैंने बैच में भी पढ़ाया था, टॉप डाउन अप प्रोसेस है ना। लैंग्वेज को एज अ होल यूज कर पा रहा है और उसको पार्ट्स में कर रहा है। कॉग्निटिव प्रोसेस तो नहीं होगा और ना ही एनालिटिकल प्रोसेस होगा। टॉप डाउन और बॉटम अप में बताना है, बॉटम अप क्या होता है, वर्ड्स, सेंटेंसेस, टेंसेस, इन सब के थ्रू बेसिकली होल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे देखिए मैंने बता भी रखा है, एज अ होल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बाद में बेसिक ग्रामर वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, टॉप डाउन अप्रोच का यूज यहाँ पे हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज पेडागोजी का,
फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक का मतलब क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, है ना, सही ढंग से उच्चारण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? बेसिकली जो एबिलिटी होती है आइडेंटिफाई करने की और मैनिपुलेट करने की फोनीम को, जो बोलने के दौरान होता है, उसे ही फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। जब आप रीड कर रहे हो वर्ड को, तो यहाँ पे हो सकता है आप गलत भी रीड करो, है ना, या फिर आप रीड करेक्ट कर रहे हो, फ्लुएंटली रीड कर रहे हो, बट आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये समस्या हो सकती है। इसलिए ये इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है बेसिकली, ठीक है। राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग, राइटिंग की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि फोनेमिक है, यानी कि बोलने पर फोकस करना है। यहाँ पे ग्राफेमीज और फोनीम्स का बेसिकली एबिलिटी जो है, रिलेशन स्टेब्लिश करने का, उसकी बात हो रही है। तो आप देखोगे बाकी के जो ऑप्शन है ना कहीं प्रिंट मीडिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है, प्रिंट मीडिया पे। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने पूरा पेपर देख लिया। अब आपको यदि लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप डेली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको रिसोर्स मटेरियल, नोट्स, लेक्चर सीरीज सभी सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।